बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम। हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करें, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी अलवी साहब, क्या खबरें? जी, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान ख़ान ने कहा है कि जो ख़ुद को न्यूट्रल कहते थे उनको मैंने पैगाम भेजा कि मामलात बहुत ख़राब हो रहे हैं, इसमें मुदाखलत करें, चीज़ों को ठीक करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब डॉलर जो है 200 पर पहुँच रहा है, इस पर भी बाजाज़ा करेंगे। और उन्होंने अपने ख़िताब के दौरान अमरीका को भी ज़बरदस्त अंदाज में ललकारा, और उसमें उनकी क्या ललकार है उस पर भी बात होगी। फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत बदस्तूर अभी तक लंदन में मौजूद है। वहाँ क्या क्या हो रहा है, किस तरह की मुलाकातें हो रही हैं, बल्कि एक दिन का दौरा जो बढ़ाया गया, जो पहले ऐलान शुदा दौरा था उसे एक दिन का इजाफ़ा किया गया, वहाँ क्या हो रहा है, फ़ैसले क्या हो रहे हैं। फिर इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि इत्तेहादियों में और मुस्लिम लीग नून में जो ड्राइविंग सीट पे है, कुछ चीज़ों में फ़र्क नज़र आ रहा है, पॉलिसियों में फ़र्क नज़र आ रहा है, किसी न किसी पे जगह पे नुक्ता इख्तिलाफ़ नज़र आ रहा है। वो क्या है? इलेक्शन के मामले पे ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून कहती हुई पाई जा रही है कि हमें फ़ौरन इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है कि पहले इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। इस बात का भी जायज़ा लेंगे। फिर डॉलर की ऊंची उड़ान बदस्तूर बरकरार है। मिफ्ता इस्माइल के पास पहले दिन से लेके आज तक इसके अलावा कहने को कुछ भी नहीं है कि पेट्रोल और महंगा करना पड़ेगा, बिजली और महंगी करनी पड़ेगी। बिजली महंगी कर भी चुके हैं, पेट्रोलियम मसनूआत को रोका हुआ है, कब तक रोक पाएंगे और इस मुल्क को कैसे चलाएंगे, इस बात का भी जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं जनाब मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ूँ, आपको इमरान ख़ान का एक क्लिप सुनाते हैं। इमरान ख़ान ने न्यूट्रल के मामले पर क्या बात की है, पहले वो बात सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जब मुझे पता चला साजिश का, तो मैंने उन लोगों के पास गया जिनके पास जो साजिश रोक सकते थे, और मैंने उनको बताया। मैंने शौकत तरीन को, फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा, बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये नहीं रोका गया। और आज जरा हालात देखें, रुपया जाने लगा है, 200 रुपए का डॉलर बनने लगा है, स्टॉक मार्केट नीचे, हर चीज महंगी। जी मज़हर बरलास साहब, सवाल उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वो कहते हैं कि मैं खुद भी गया कि साजिश को रोकें, फिर मैंने शौकत तरीन को भी भेजा, लेकिन साजिश नहीं रुकी। नहीं, खुद तो उन्होंने ये कहा कि मैं गया, और साथ ही वजाहत कर दी कि शौकत अजीज हाँ। तरीन को भेजा। तो शौकत फ़याज़ तरीन जो हैं, ज़ाहिर है वो एक टेक्नोक्रेट आदमी हैं, वो गए होंगे, उन्होंने बातचीत की होगी। लेकिन चूँकि फ़ौज तो ये कहती रही है, इशारा फ़ौज ही की तरफ है। उन्होंने कहा, जी हम तो गैर जानबदार हैं, हमारा सियासत में अमल दखल नहीं है। तो फिर जब ये मौक़िफ़ आ जाए कि अमल दखल नहीं है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि शौकत तरीन को भी नहीं भेजना चाहिए था। ठीक है, जिस तरह होता था काम होने देते। एक मैं बात यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि इमरान ख़ान के नाकदीन हमेशा ये कहते रहे कि उनको फ़लाँ की सपोर्ट हासिल है, फ़लाँ की सपोर्ट हासिल है। इवन उनके जलसे भी जब होते थे पहले, अब तो देखिए वो किसी भी सपोर्ट के बगैर जलसे कर रहे हैं, और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और जब सपोर्ट थी शायद इतने बड़े जलसे नहीं होते थे उनके, सही। अब उससे बड़े हो रहे हैं। मसलन रात को उनका अटक में ज़बरदस्त जलसा था, सही। और पूरा अटक शहर जो है वो भरा हुआ था। आज उनका मर्दान में जलसा था, कल उनका गालिबन कल भी एक जलसा सियालकोट में है, और परसों शायद फिर फैसलाबाद में। तो लगातार जलसे कर रहे हैं। तो एक पॉपुलर वेव उनको मिली हुई है, उसमें वो बातें कर जाते हैं बहुत सी। तो अब ये मईशत के बारे में अगर उनका विजन ये था जो उन्होंने बयान किया कि मैंने शौकत तरीन को भेजा, तो इस हिसाब से तो वो दुरुस्त निकला विजन। चूँकि जिस दिन से इनकी हुकूमत हटी, या बल्कि इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें शुरू हुई,
तालमेल बनना शुरू हुआ इसका अदम एतमाद का, तो उस दिन के बाद से पाकिस्तानी मईशत को धचके लग रहे हैं और डॉलर जो है उसकी उड़ान जो है वो काबू में नहीं आ रही और स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान पहले ही कर्ज़ों में जकड़ा हुआ एक मुल्क है, तो अगर उसकी मईशत की ये सूरत हाल है तो यहाँ के अदारों को भी सोचना चाहिए, हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के साथ ये क्या हो रहा है और कहाँ कहाँ से ये शराइत मानी जाती हैं। और हम तो बड़े सस्ते ज़मानों की तरफ जाने वाले थे, जैसा कि उन्होंने जलसों में हवाला दिया रूस का कि रूस हमें सस्ता तेल फराहम करने वाला था, रूस हमें सस्ती गंदम देने वाला था। अब ये जो यूरोप के मुल्क हैं, यूरोप की 75% ज़रूरियात जो है गैस की वो रूस पूरी करता है। अब 5-6 ममालिक का तो मुझे इल्म है कि वो रबल में अदायगी कर रहे हैं, रूसी करेंसी में, डॉलर में नहीं कर रहे। तो अगर वो कर सकते हैं और उन पर कोई इतराज़ नहीं, और अगर इंडिया कर सकता है और इंडिया पे कोई इतराज़ नहीं, तो फिर पाकिस्तान पे कैसा इतराज़, क्यों करे कोई इतराज़ पाकिस्तान पे। ये इस हद तक इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी उनको सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहिए। सही जी, बाकी सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहिए। और ये कहते हैं कि रूस हमें सब कुछ सस्ता देने लगा था, लेकिन फिर इनकी हुकूमत उलट पलट गई। चले, अगर इस बात को भी ठीक मान लिया जाए। और इन्होंने अमेरिका के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की है, अमेरिका के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है, अमेरिका को भी ललकारा है, क्योंकि अमेरिका और रूस के मामलात को वो आपस में जोड़ के बयान करने की कोशिश करते हैं, बारहा जोड़ते हैं। और उनकी ये बात कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, लेकिन चल पड़ी है, निकल पड़ी है और बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर एतमाद भी हो गया है। क्या ललकार की है अमेरिका के साथ, क्या बात की है, क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए, उस पर तबसरा करते हैं। मुल्क की तौहीन की गई, हमारी कौम को जलील किया गया। अमेरिका में एक छोटा सा सरकारी नौकर डोनाल्ड लू हमारे एम्बेसडर को कहता है कि इमरान खान को अगर तुमने वजारत उज़्मा से ना हटाया तो पाकिस्तान को अमेरिका बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और फिर कहता कि अगर तुमने अदम एतमाद कामयाब कर दी इसके खिलाफ और ये बूट पॉलिशर चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को बिठा दिया, तो कहता पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। जी मज़हर बल्ला साहब, अच्छा, ये तो उनका मौक़िफ़ पहले दिन से है। आज उन्होंने थोड़ी सी और वजाहत की है कि जी अमेरिका का एक दूसरे दर्जे का अफसर है, तो वो दूसरे दर्जे के अफसर, और उसने धमकियां दी हैं जो मौजूदा वज़ीर आज़म भी मानते हैं, असम्बली में खड़े होकर मान गए हैं कि धमकियां हैं। तो फिर तो हमारी गैरत का सवाल है ना, हम 22 करोड़ लोग हैं, हमारी कौम है, कोई क्यों कर हमें धमकी दे। धमकियां तो मुल्कों के सरबराह बड़ी मुश्किल से देते हैं, ये एक आम मामूली अफसर कैसे धमकी दे गया। ये बात तो दुरुस्त है कि हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क है हमारा, हम एक एटमी ताकत है, और हमें किसी भी मुल्क का एक मामूली अफसर जो है वो धमकी दे दे कि अभी फ़लाँ काम कर लो, फ़लाँ करो, तो वो तो ग़ुलामी की तस्वीर फिर हम बन जाएंगे। सही। तो ये हमें नहीं करना चाहिए किसी सतह पर भी हमें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एशिया और अफ्रीका के जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, अक्सरियत उनमें से, वो सब के सब यहाँ ग़ुलाम हुक्मरान बने। इसलिए को किसी की 60 साल पहले आज़ादी हुई नाम नहाद, किसी की 50 साल पहले, किसी की 70 साल पहले, तो जो कॉलोनियलिज़म चल रहा था उसको एक न्यू कॉलोनियलिज़म बना दिया गया कि अब हम डायरेक्ट हुक्मरानी नहीं करेंगे, हम अपने बंदे बिठा दिया करेंगे। आपको याद होगा
कि वो एक बंदा 90s में हमारा प्राइम मिनिस्टर बना था, मिस्टर मोइन कुरैशी, उसका पता नहीं था कि कहाँ का है कहाँ का नहीं। वो शेख रशीद साहब वो बात भी बताते हैं कि वो एक डीएसपी है, उसने कहा कि मैं फंस गया शेख साहब पहली दफ़ा कि वो प्राइम मिनिस्टर ने आना है तो उसकी वालद की कब्र नहीं मिल रही मियानी साहब में। तो शेख रशीद बड़ा सियाना आदमी है, उसने कहा वो छोड़ यार, वो उधर कौन सा कतबा एक लगा पकड़ के किसी भी कब्र पे फूल शूल डाल के उधर सारा कुछ सेट करके बना दे। वो ऐसा हुआ, वो कब्र बनी ऐसे ही, और उस पर दुआ शुआ भी हो गई। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे बंदे हुक्मरान रहे। सही। अब हम अपने सियासतदानों से या उस दौर के जो भी लोग थे उनसे पूछे कि जनाब ये मिस्टर मोइन कुरैशी साहब कहाँ से नाजिल हो गए थे, ये कौन थे, इनका पाकिस्तान में क्या था, तो उसका जवाब नहीं होगा लोगों के पास। सही। तो हमें गुलामी की जंजीरें जितनी हैं वो तोड़नी चाहिए। ठीक हो ये गया। अच्छी बात है, हमें खुद को फील होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, गुलामी की जंजीरें तोड़नी चाहिए, खुद कफील होना चाहिए। लेकिन मज़र बल्ला साहब, सवाल ये है कि जब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पर गए तो इनको ट्रंप से मुलाकात हुई। ट्रंप से मुलाकात के बाद वापसी पे उनके हवारी जो है, उनका जो सोशल मीडिया है, वो उछल उछल के बता रहा था कि बहुत बड़ी फतूहात हासिल करके आए हैं, बड़ी खुशी और बड़ी कामयाबी की बात की थी। और कामयाबी सिर्फ यही थी कि वो ट्रंप से मिल लिए थे। और वापस आके जो फतूहात की बात हुई तो फिर हमें पता चला कि भारत ने कश्मीर पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया है मज़ीद। अभी इनका झगड़ा कहाँ शुरू हुआ और ये गैरत अमेरिका जो है ये जागी कहाँ से? क्योंकि पहले तो अमेरिका की दोस्ती पे फ़ख्र था और अभी भी ये बात बार बार कर रहे हैं कि ट्रंप से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। क्या जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात नहीं बन पाए, इस वजह से पता चला है कि कहीं हम अमेरिका की गुलामी में न चले जाएं? ट्रंप से मामलात अगर ठीक रहते या जो बाइडन से भी ठीक रहते तो फिर भी ये नैरेटिव होता। पहली बात तो ये है कि अगर हम तारीख़ में देखें तो हमारे बहुत से हुक्मरान ऐसे गुज़रे हैं, ये बदकिस्मती की बात है कि वो अमरीकी सदर से तस्वीर बनवाना ही अपना फ़ख्र समझते थे। तो इमरान खान भी तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी हुक्मरान रहे हैं। ये पॉलिसियाँ जो हैं चेंज होती हैं अमेरिका में रियासत की सतह पर नहीं, हुकूमती सतह पर। रियासती सतह पर उनकी पॉलिसियाँ वही रहती हैं, हुकूमती सतह पर कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं वो चेंज हो जाती हैं। कभी रिपब्लिकन आए तो और पॉलिसी इख्तियार करते हैं या डेमोक्रेट्स आए तो और। आपको याद है कि हमारे ख़िलाफ़ प्रेस और तरमीम भी मंजूर हुई थी, हमारे ख़िलाफ़ CTBT का चक्कर भी चला था। मसला ये है कि 75 सालों की झोली में हम देखें दोस्ती जो बनी हुई है अमेरिका और पाकिस्तान की, तो उसमें हर जगह अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दिया है। कोई भी साल हो गुज़रा हो, कोई भी महीना हो, कोई भी मुश्किल वक्त हो, आसान वक्त हो, अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा धोखा दिया। पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तानियों के दिल मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया देख के चिराग बुझ गए थे, मगर अमरीकी सातवीं बेड़ा नहीं आया था। 65 में जो हमने इंडिया के इलाके काबू किए थे हमसे वापस करवाए गए, ये भी अमेरिका ने करवाया। 84 में सियाचिन पे कब्ज़ा हो जाता है, अमरीकी नहीं बोलने देते पाकिस्तान को, यहाँ एक डिक्टेटर हुक्मरान था। और 99 में भी जब पाकिस्तानी फ़ौज जो या मुजाहिदीन कश्मीरी जो हैं वो दबोच लेते हैं इंडियन आर्मी की गर्दन, तो फिर अमेरिका बुला लिया जाता है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और वहाँ से आर्डर होता है कि जी बस फ़ौजें वापस बुलाओ। उसमें भी पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तो अमेरिका ने दोस्ती के रूप में हमेशा हमारे साथ मुनाफ़कत की, हमेशा दुश्मनी की। तो आखिर हमें किसी न किसी दिन तो सोचना चाहिए। आज नहीं सोचेंगे, 10 साल बाद सोचेंगे, 20 साल बाद सोचेंगे। गुलामी का एक सफ़र होता है, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही जी, कि 65, 71, 84, 99 ये सारे वाक़यात हुए और उसमें अमेरिका ने हमारे साथ बड़ी बेवफाई की और हमारा साथ नहीं दिया, मुश्किल वक्त में मुंह फेर लिया। लेकिन ये सारे वाक़यात इमरान खान की ट्रंप से मुलाकात के पहले के हैं।
लेकिन उनके वापस आने के बाद जश्न मनाया गया। अभी अमेरिका मुर्दाबाद के लिए या अमेरिका से साजिश का जो बयानिया है ये कैसे आया है, इस पर अभी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी अमेरिकी साजिश के बयानिए की। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मामला ये है कि डॉलर की उड़ान जो है वो बिल्कुल रुक नहीं पा रही और डॉलर की उड़ान न रुकने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और अब तो हालत ये है कि मिफ्ता इस्माइल के ऊपर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं और ये बाहर से उंगलियां नहीं उठ रही, खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर से ये उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। और जिस शख्स ने सबसे पहले ये उंगली उठाई है वो कैसर अहमद शेख साहब हैं। आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली हैं और इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जनाब कैसर अहमद शेख साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपका कहना ये है कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जब भी बात करते हैं लोगों को डराते हैं, महंगाई करनी पड़ेगी, इतना पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, इतना डीजल महंगा करना पड़ेगा, तब ये मुल्क चलेगा। आपके ख़्याल में मिफ्ता इस्माइल के बस की वाकई कोई बात नहीं है कि इस मुल्क को संभाल ले, इस मईशत को संभाल ले, या कोई ऐसा चांस है कि उसमें कोई थोड़ा बहुत है इतना अकल और शऊर के इस मुल्क को किसी सीधे रास्ते पर लगा ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा पहले दिन से, आज से नहीं, जब शौकत तरीन साहब बने तो मेरा पहले दिन से यही स्टैंड है कि जब तक इस असम्बली का इलेक्टेड आदमी जिसके ऊपर लोगों को कॉन्फिडेंस हो और जो समझता हो इकानमी को, वो नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस आपकी इकानमी पे नहीं आएगा। आपके मुल्क में मईशत के लिए ऐसे लोग चाहिए जो कि इस असम्बली, जब बजट जो है वो सिर्फ इस असम्बली का प्रीरोगेटिव है, ठीक है, इसमें तो सेनेट भी नहीं होती। सही तो ये बजट बनाने वाला पिछले 35 साल से कोई भी, सारे IMF से आते हैं, सारे वर्ल्ड बैंक से आते हैं। आज हफीज़ शेख साहब किधर हैं आप देख रहे हैं? सही। क्या कोई और, क्या इंडिया में भी ऐसा होता है? क्या दूसरे मुल्कों में भी ऐसा होता है? सही। हम IMF के चहीते लेते हैं, ये भी IMF की तरफ से आए हैं, IMF पे रहे मुफ्ता। सही। और बात मुझे मुफ्ता मेरा अपना है, ये कोई मेरा करीबी है, मुझे उससे कोई ज़ाती तौर पर नहीं है। सही है। मैं तो मुल्क की मईशत का चाह रहा हूँ कि वो लोग जो इलेक्ट होते हैं उन पे लोगों का कॉन्फिडेंस होता है और जिम्मेदार होते हैं। वो ऐसे भाग नहीं जाते। कल जैसे हफीज शेख साहब चले गए, अब आप शौकत तरीन साहब आए, कहाँ से आए? तो आपका 35 साल पहले एक फाइनेंस मिनिस्टर जो मियाँ यासीन भुट्टो थे, वो आए थे असम्बली से। उन 35 साल के दौरान सिर्फ 6 महीने के लिए ये हमारे नवीद कमर साहब आए, बस। बाकी सारे तो इस असम्बली का मकसद क्या है? आप प्राइम मिनिस्टर भी फिर बाहर से ले लें। जब वो प्राइम मिनिस्टर बाहर से आता है तो आप कहते हैं डिक्टेटर आ गया। तो जो बजट जहाँ बनता है असम्बली, उनको आप क्या पावर दे रही हैं? हाथ उठाते रहते हैं वो सिर्फ। तो शेख साहब क्लियरली बात की है। शेख साहब, गुजारिश ये है कि मेरे इल्म में ये बात है कि आपको किसी पार्टी के टिकट के आप मोहताज नहीं हैं। आप उस दौर में भी आज़ाद सैयद में जीते जब जो आपकी मौजूदा पार्टी है वो 2/3 अक्सरियत से जीत कर आई थी और उसके सैलाब में से आप उसके उम्मीदवार को शिकस्त देकर आए थे। आपका ज़ाहिर है चनियोट के अवाम से बड़ा राब्ता है और ये अब बात आपकी दुरुस्त है कि जो नॉन इलेक्टेड लोग आ जाते हैं तो इनको अवामी ज़रूरियात का पता नहीं होता। अब मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमेशा ये कहती रही, उनके हवारी भी ये कहते रहे कि जी हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है। तो वो तजर्बाकार टीम तो 1 महीने में नंगी हो गई है, बिल्कुल बेनकाब हो गई है। इस पे भी कुछ रोशनी डालें आप। ये देखिए, बात सीधी सीधी है। इस वक्त भी मौजूदा भी मुस्लिम लीग का बिज़नेस और कॉमर्स विंग का मैं सदर हूँ। इससे पहले जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी फाइनेंस, उसमें भी मैं चेयरमैन था। सही। मैं आया ही, देखिए ना, दुरुस्त इन्होंने कहा, जब 97 में मुझे टिकट नहीं मिला, मैं किसी और पार्टी के साथ कभी भी नहीं गया। मैंने 6 इलेक्शन लड़े। जब मुझे 3 इलेक्शनों में टिकट नहीं मिला, मैं आज़ाद लड़ता रहा, ना मैं पीपल पार्टी में गया, ना मैंने PTI में गया। ठीक है। 97 में मेरे पूरा पंजाब से 1 सीट भी पीपल पार्टी की नहीं थी और PTI तो उस वक्त थी ही नहीं। सही है। तो ये इमरान खान साहब आज के सदर आरिफ अलवी साहब को लेके
और आज के गवर्नर जो मकसूद इस्माइल उसको अपना इमरान इस्माइल को लेके, वो मेरा भतीजा है, उसका वालिद अब्दुल्ला इस्माइल मेरे साथ था। ये तीनों मिल के मेरे घर कराची आए। इन्होंने कहा कि हमारी तो कोई सीट नहीं है और आप आज़ाद बने हो तो आप हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करो। मुझे इमरान खान साहब की नहीं समझ आती कि मुल्क को कैसे वो बेहतर करेंगे। तो अपनी पार्टी मेरी पार्टी है, मुझे उस पर ये, लेकिन अब देखिए ना, मैं इनको कहता रहा हूँ कि जो लोग जिन पे लोगों को कॉन्फिडेंस हो, देखिए ना, अब बात आप ये दुरुस्त कह रहे कि 1 महीना तो हुआ है, ये तो हमें छोड़ तो गए ना PTI वाले। देखिए ना, PTI आज 17 हमें कहते थे कि $20 अरब आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है आप छोड़ के गए थे। सही बात है, हमारे वक्त हम जब छोड़ के गए तो $20 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट था, लेकिन वो 118 या 120 रुपये पे उस वक्त डॉलर था। अब 190 भी इन्होंने कर दिया और आज फिर करंट अकाउंट 10 महीने में $17 अरब हो गया। ये बड़ी फ़ख्र करते रहेंगे हमने करंट अकाउंट ठीक कर लिया। इन बेचारों को तो कोई समझ ही नहीं है। इनका काम PTI वालों को अब छोड़ के गए ना। अभी इस वक्त जो 10 महीने की फिगर आई है उसमें $17 अरब करंट अकाउंट डेफिसिट है। और डॉलर भी गरीब आदमी तो मर गया ना। गरीब आदमी को तनख्वाह जो मिलती है या दरमियाने बंदे को जो SMEs को, उनको तनख्वाह तो रुपए में मिलती है, चीज़ें सारी डॉलर में आ रही हैं। अब अगर तेल पे भी ये कहते हैं 50 रुपये मिफ्ता इस्माइल पहले तो खुद कह रहा था कि मैं डॉलर को नीचे लाऊंगा, आज से महीना 15-20 दिन पहले उसके प्रोग्राम हैं, देख लीजिए। और ये भी कहते थे कि नहीं जी हम डॉलर को भी ले आएंगे और हम तेल की कीमतें और इनको भी नहीं बढ़ने देंगे। आज सूरत ये है कि आज क्या हुआ, आज हमने मना कर दिया। आज हमारे दोस्त जो सऊदी अरेबिया, वजह क्या है कि हमने अपने आप को ठीक करना है। असल हम पीछे लगे हुए हैं IMF के। ये एक इकनॉमिक हिटमैन एक किताब आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि इनका तो मकसद ही यही होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन दो, उनमें कमीशनें होती हैं लोन दो, ताकि लोन दो और इतना लोन चढ़ जाए कि ये वापस ही ना कर सके। अब हम छोड़ के गए थे 2018 में 30,000 अरब रुपए कर्जा छोड़ के, अब ये 50,000 अरब हो गया और अब फर्दर कर्जे ले रहे। अगर कर्जा मिल भी जाता है तो आप क्या समझते हैं कि हमारा तो $1.5 अरब हर महीने करंट अकाउंट का खसारा है। अगर 3 अरब मिल जाएगा तो 2 महीने में हम ख़त्म कर देंगे, लेवज उड़ा देंगे, फिर क्या करें, फिर हाथ फैलाएंगे। आखिर इंडिया है, उसमें क्या IMF से लोग आते हैं, वो भी तो अपनी और उनकी इकानमी का ये हाल है। 1990 में उनके यहाँ उनकी इकानमी, इंडिया हमसे 6 गुना आबादी में बड़ा मुल्क है, उनकी इकानमी हमसे सिर्फ 4 गुना थी, यानी हमारा पर कैपिटल ज़्यादा था उनसे। ये पिछले 32 साल में उनकी इकानमी 11 गुना हो गई है और उनका पर कैपिटल तकरीबन डबल हो गया हमसे। और वो IMF के बाद जाते नहीं है। हमने अपने आप को ठीक करा। मेरा मतलब सिर्फ ये, अब बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक या सऊदिया ये यही नहीं देते हमें। अगर अपनी इकानमी, हमारे बिज़नेस को समझें, अपनी इकानमी को मजबूत करें। इंडिया में पिछले साल $44 अरब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। हम तो $1 अरब के रुल रहे हैं ना, वो 44 लोग लेके आए हैं उनको। अगर उनकी इकानमी कंडूसिव हो जाए, हमारी हुकूमतें अपने मुल्क को ऐसा बनाएं कि बाहर के लोगों के लिए अट्रैक्शन हो और वो यहाँ आएँ। हमारे यहाँ $1.5 अरब की आई है पिछले साल। कोविड उनके यहाँ ज़्यादा आया, ये कहते हैं कोविड की वजह से। कोविड तो इंडिया में ज़्यादा आया, लेकिन ये फैक्ट है, आप चेक कर लीजिए। अच्छा, बांग्लादेश में आ रही है सारी बाहर के पैसा ही। हम क्यों डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं? हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। डिफ़ॉल्ट होने से मैंने कल ये बात की है कि हम पड़े हुए हैं इलेक्शनों में, या हम कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करो, या ये इररेलेवेंट हो गई हैं बातें। इस वक्त मुल्क बचाओ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुल्क को बचा नहीं पा रहे। सब मिल के बचाओ, सब कुव्वतें मिल जाओ और मुल्क को आप ना बैठ के उसको बेहतर करो। हम मुल्क तो हमारे हाथ से निकल गया है। जब इन्होंने इनकार कर दिया सब ने, तो हमारे मुल्क की इकानमी में बहुत अपॉर्चुनिटी, ऐसे लोग जो मुल्क, मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 35 साल पहले कराची के सबसे ज़्यादा बोर्ड बिजनेसमैन के लेके मैं प्रेसिडेंट बना। इनके तो ये देखो ना, ये मैं ये कहता हूँ या असेंबली से कोई इलेक्ट हो गया, मैं क्यों आया इधर? चनियोट तो जैसे अभी बड़ा अच्छी तरह बात की ना, लेकिन चनियोट में रहता नहीं हूँ, कराची रहता हूँ। मैं अपनी फैमिली को छोड़ के मैं चनियोट गया कि वहाँ कभी मुस्लिम लीग नहीं जीती।
कभी भी नहीं जीती। 2 बार मुझे टिकट दिया तो मैंने मुस्लिम लीग के साथ जीते। आज तक 75 साल में मुस्लिम लीग ने कभी भी वहाँ से नहीं जीता। सही है। वहाँ पे हमारे फ्यूडल है, बहुत बड़े बड़े 200 मुरब्बे। सही है, बिल्कुल ठीक है। आपदा आपकी तरफ वापस आते हैं, जरा बरलास साहब से बस बात खत्म करिए, बाकी इनसे सही होगी बात। सही हमारे यहाँ रजोए वाले लड़ते थे। जी जी बिल्कुल सही है। वो सारा आपको वो जंग और चिन्योट वाले सारे इलाके का पता है हमें, फ्यूडल्स का। बरलास साहब ये कह रहे हैं कि उधर से 44 अरब रुपया भारत को बैरूनी अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती है। पाकिस्तान में 1.5 अरब डॉलर की आती है, जबकि हमें उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से बार बार ये सुनने को मिलता था कि बड़ी मकबूल पॉलिसियाँ हैं, दुनिया भाग के पाकिस्तान आ रही है। तो क्या समझते हैं कि ये माजी की हुकूमत की इसमें कोई उनकी माशी टीम की यह नालायकी रही है कि वो पाकिस्तान को इस काबिल नहीं बना सके कि लोग यहाँ आएँ बैरूनी सरमायाकारी लेके? देखिए, मैं शेख साहब ने 2 बातें बड़ी पते की हैं। एक तो ये कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं, कोई भी किसी दौर में भी ये IMF से आते हैं। दुरुस्त बात है, जनेजो साहब की हुकूमत में मियाँ यासीन भट्टू जो थे वो वज़ीर ख़जाना थे, बड़े नफीस आदमी, कौमी असम्बली के रुकन थे। उसके बाद से तो ये एक सिलसिला चल निकला। ये भी दुरुस्त है कि 90s में 80s में हमारा रुपया इंडियन रुपये से ज़्यादा मजबूत था। जी, हमें ब्रेक की तरफ जाने का कह रहे हैं। और इस 3.5 साल कारकर्दगी से पहले ये सवाल होना चाहिए कि वो जो पहले रहे 30 साल उन्होंने कौन से गोल खिलाए। तो हमें मजबूरी तौर पर देखना चाहिए कि हम सब जिम्मेदार हैं इसके, कि हमने मुल्क की मईशत को खोखला किया, हमने सरमायाकारों को दौड़ाया। बल्कि मैं अगेन नाम लूँगा, ये फिर मस्त पीपल्स पार्टी वालों को होगा प्रॉब्लम, कि भुट्टो साहब ने बड़ा जुल्म किया था जो कमाया गया, नेशनलाइज किया गया। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भाग के बांग्लादेश गया है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट गया है भाग के दुनिया भर में। हमने खुद अपनी मईशत का गला दबाया 70 के आगाज़ में, और उसके बाद मुसलसल दबाते रहे। तो ये आप खाली इमरान खान को इल्ज़ाम ना दे, इसका तो 3.5 साल का दौर है। ये जो बाकी दौर आप 40-50 साल जी सही हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। इमरान खान का खाली 3.5 साल का दौर है, पिछले 90 से ये मामला गड़बड़ चला आ रहा है। लेकिन इमरान खान की बात इसलिए करना पड़ती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई होप्स दी, और वो उनके दावे थे कि उनके पास 200 दुनिया के माने परवने लोग हैं जिनकी बुनियाद पे वो इस मुल्क को बड़ा ज़बरदस्त मुल्क बना देंगे। क्यों नहीं बना सके, जायज़ा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की मईशत के हवाले से बात हो रही है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास साहब और कैसर अहमद शेख साहब। कैसर अहमद शेख साहब, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इस वक्त इलेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो माशी तबाही हो चुकी है, मिल मिला के इस मईशत को संभालने की ज़रूरत है। आपने एक अच्छे माहिर नब्बास की तरह तमाम मसाइल तो बता दिए, एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे हकीम की तरह। इन मसाइल का हल क्या है आपके पास? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात की। ये देखिए ना, और ये जो तजावीज़ है ना मसाइल का हल, ये नहीं कि फ़लाँ पार्टी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से सिर्फ नहीं बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रखते हो। सही है। मैं तो देख रहा हूँ मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है और हमारे लोग एक पाकिस्तानी उनकी बेहतरी क्या हो सकती है। कल भी मैंने कुछ ये बातें अपनी तकरीर में कही। देखिए, आसान सी बात है, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इंडिया में कोविड ज़्यादा था, उन्होंने अपना माहौल अच्छा किया, बिज़नेस के लिए इन्वायरमेंट को कंडूसिव बनाया। वहाँ पे बाहर का 44 अरब डॉलर आ गया, हमारे पास 1.5 अरब डॉलर। सबसे पहला तो हाल ये है कि अपनी इकानमी को अट्रैक्टिव करें ताकि बाहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आएँ, उससे आपको रोज़गार लोगों को मिलेगा, उससे आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी। अच्छा, दूसरा हाल ये है कि आप डायरेक्ट टैक्स लगाएं। हमारे यहाँ जितने टैक्स लगे हैं, अमीर आदमी ने इन 2 सालों में जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं, मैं उनका नुमाइंदा हूँ, चैम्बरों में से आया हूँ। सही है। उन्होंने बड़ा ही, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोविड की वजह से रेट चीज़ों के बहुत बढ़ गए और उन्होंने बड़ा नफ़ा कमाया। तो उनके ऊपर और टैक्स लगाएं और वो दें उनको सब्सिडी। ये ना करें आज जो हमने तेल की कीमत 50 रुपये बढ़ा दी, तो वो लोग जो नहीं दे सकते, जो दे सकते हैं उनसे टैक्स लेके थोड़ी सब्सिडी दें। बिल्कुल, ये IMF ये नहीं कहता कि, IMF तो कहता है कि आप अपना खसारा घटाएं,
बजट का। इस वक्त हमने बजट में रखा था 2700 अरब रुपया खसारा होगा, वो 4000 अरब तक तो बजट का खसारा पहुंच जाएगा इसी, यानी 1300 अरब और बढ़ गया। तो ये मेरा ये हल है कि डायरेक्ट टैक्स लगाएं। तीसरा मैं हल निकालता हूँ कि SMEs दरमियाने और छोटे कारोबार को फ़रोग़ दें। अब देखिए इंडिया में उनका जो टोटल टैक्स है, ये मैं आपको स्टेट बैंक की फ़िगर दे रहा हूँ। इंडिया में जो उनका टोटल लोन होता है ना, कर्ज़ा, वो 100 में से 85 बड़े हो जाता है, 15 छोटे दरमियाने कारोबार जो लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं, ऐसे ही है, वो तो थोड़े से होते हैं बड़े वाले, उनको 15% जाता है। बांग्लादेश में 12% जाता है छोटे जो ग्रामीण बैंक है या ग्रामीण बैंक, उनके 12% जाते हैं। आप सही दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 7%, 93% बड़े को जाता है। जब आप छोटे को कर्जा ही नहीं देंगे तो कैसे लोग आपके पढ़े लिखे बच्चे, अच्छा, उसी कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा। कारोबार वो मेहनत कर सकते हैं ना, जितना परसेंटेज वो कमा सकता है उसको पैसा दे, लोन दे। जैसे ग्रामीण बैंक की बड़ी अच्छी इन्होंने वो एक बड़ी कामयाब मिसाल है। अब उसके अलावा देखिए ना, हम ये चाह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, मिल के बैठें कि भाई इकानमी का सब मुश्तरका तौर पे हल निकालें। ये कोई एक पार्टी के पास या एक ग्रुप के पास इसका हल नहीं है, ताकि उसका मसला हल कर दें ना। और उसके अलावा मैं ये कहता हूँ कि ये जो नेशनलाइज यूनिट है, बहुत बड़ी बात मैं आपको करने लगा हूँ। इस वक्त नेशनलाइज यूनिट जो हैं, जैसे स्टील मिल ले लें, रेलवे ले लें, आप PIA ले लें, आपके बिजली के जितनी डिस्ट्रीब्यूशन है या गैस की डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब पे और जो नेशनलाइज यूनिट हैं उनमें हमारी हुकूमत का 4000 या 5000 अरब रुपए लगा हुआ है, और हर साल वो 800 अरब घाटा डालते हैं। जैसे नेशनलाइज बैंक हैं, लेकिन बैंक आपने प्राइवेटाइज किया। अभी इन्होंने जिक्र किया कि पीपल पार्टी के दौर में अच्छे खासे चलते चलते इदारों को नेशनलाइज कर लिया और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ बैंक आपने प्राइवेटाइज किए तो उन्होंने नफ़ा देना शुरू कर दिया ना। आज नेशनल बैंक के जो शेयर का भाव है, नेशनल बैंक तो सबसे बड़ा बैंक था ना, उसके शेयर का भाव है 35-40 रुपये, और मुस्लिम कमर्शियल का शेयर का भाव है 230-35 रुपये। सही तो ये कहाँ नेशनलाइज यूनिट्स को, जिसमें 5000 अरब रुपए हुकूमत का लगा भी हुआ है और 800 अरब घाटा भी निकालते हो। जब आप प्राइवेटाइज करोगे, लोग आएंगे वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो सारा घाटा जो आपका 800 अरब है वो ख़त्म हो जाएगा ना। हुकूमत को इस वक्त ये चाहिए, सिर्फ IMF कुछ नहीं आपका कर सकता। तो ये इन मामलों पे हम गौर करेंगे और बिज़नेस को फ़रोग़ देंगे, अपनी इकानमी की तरफ बेहतर रोज़गार पैदा करेंगे, तो एकदम इनमें आएगी। किसी भी हुकूमत ने बातें की हैं, सब ने कहा नेशनलाइज यूनिट को प्राइवेटाइज कर दो, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कर पा रही। तो इन बातों में मिल के बैठना पड़ेगा, कंसेंसस बनाना पड़ेगा मुल्क के मफाद में। इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये मुल्क का मफाद, लोगों का मफाद। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। मज़हर बल्ला साहब, हमारे पास चंद सेकंड्स रह गए, आप इसमें कुछ इनपुट डालना। शेख साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है, चूँकि ये अवामी नुमाइंदे भी हैं और 35 साल पहले कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रहे, बिज़नेस करते हैं। इनकी बात बड़ी अच्छी है कि हमें बतौर पाकिस्तानी सोचना चाहिए इस मुश्किल से निकलने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि IMF हमें रास्ता दिखाए तो हम देखें, हमें खुद से भी बहुत से काम करने चाहिए। जी बिल्कुल सही है जी। एक माहिर नब्बास की तरह कैसर अहमद शेख साहब ने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में तजावीज़ भी दी, मसाइल भी बताए, मर्ज़ भी बताया, इलाज भी बताया। अगर किसी को इस मुल्क से वाकई मोहब्बत है तो सबको मिलजुल के इलेक्शनों के शोर शराबे से निकल के पहले इसकी मईशत जो है इसको मजबूत करना चाहिए, और मुल्क रहेगा, मुल्क की मईशत मजबूत होगी, मुल्क के अवाम मजबूत होंगे, तो फिर आप भी हुक्मरानी कर सकेंगे। वरना अल्लाह ना करे कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी, कल अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।